अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। शाहजी ने डेवड़ी का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दिया और कोठड़ी में आ गया। कहने लगे, बेटा पुलिस तो अब मुझे और मेरे इकलौते बेटे को पकड़ कर ले जाएगी और फिर हमारे ख़ानदान पर जो तबाही होगी उसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैंने कहा, मेरे बुजुर्ग गवार, मैंने जो कुछ किया है मुझे यही कुछ करना चाहिए था। शाहजी और मैं अंधेरी कोठड़ी में खड़े थे। खुफिया पुलिस वाले हिंदू की लाश फर्श पर टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी। शाहजी बोले, क्या तुम सचमुच पाकिस्तान के एजेंट हो? मैंने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप फिक्र न करें, ये लाश यहाँ आपके मकान पर रहेगी। शाहजी की आवाज़ में घबराहट गालिब थी। कहने लगे, इस आदमी के कहने के मुताबिक पुलिस ने बस्ती को घेरे में ले रखा है। अगर वो यहाँ आ गए तो? मैंने शाहजी की बात करते हुए कहा, इसने झूठ बोला था शाहजी। पुलिस वाले अपने इस खुफिया एजेंट को यहाँ छोड़कर चले गए हैं। मुझे ये बताइए कि अब यहाँ से दिल्ली या पानीपत की तरफ ट्रेन कब जाएगी? शाहजी डेवड़ी में आकर तख्त पर बैठ गया। वो बार बार अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर इस तरारी कफियत में हाथ फेर रहे थे। आखिरी गाड़ी? हाँ, अब एक गाड़ी रात के पिछले पैर 3:30 बजे आएगी। अम्बाला कैंट से आएगी। मगर यह लाश, खुदा के लिए इसको यहाँ से हटा दो। मैंने शाहजी को हौसला दिया और उनसे एक बोरी लाने के लिए कहा। मैं कोठड़ी में आ गया। मैंने लालटेन की रोशनी में लाश को देखा। लाश की गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी और आंखें बाहर को निकली हुई थीं। मैं दौड़कर डेवरी में गया। दरवाज़ा खोलकर गली में झांका। गली तरीक और सुनसान पड़ी थी। शुरू रात ही में बस्ती पर अंधेरा और खामोशी मुसल्लत हो गई थी। मेरा ख्याल दुरुस्त था। इस खुफिया पुलिस वाले ने मुझे झांसा देने की कोशिश की थी। बाहर कोई मिलिट्री पुलिस या सिविल पुलिस वाला नहीं था। मैंने डेवड़ी को अंदर से बंद कर दिया। शाहजी ने मुझे एक बड़ी बोरी ला कर दिया। मैंने लाश के घुटने उसकी छाती से लगाकर रस्सी से कसकर बांध दिया। फिर शाहजी की मदद से लाश बोरी में बंद करके ऊपर से बोरी को सी डाला। शाहजी की घबराहट अपनी जगह पर गलत नहीं थी। वो बस्ती के एक अमन पसंद शरीफ मुसलमान बुजुर्ग थे और अपने इकलौते बेटे, उसकी बीवी और बच्चों के साथ पुरअमन जिंदगी बसर कर रहे थे। भारतीय हुकूमत वैसे भी भारतीय मुसलमानों की दुश्मन थी और उन्हें किसी न किसी जुर्म में खामखा मुलव्वस करने के बहाने ढूंढती रहती थी। अगर बस्ती के किसी हिंदू को ज़रा सी भी भनक पड़ जाती कि शाहजी के घर में खुफिया पुलिस के एक एहलकार को कत्ल कर दिया गया है, तो शाहजी के घराने पर जो क़यामत टूटती इसका अंदाज़ा मैं बखूबी लगा सकता था। शाहजी कह रहे थे, बेटा, पाकिस्तान को हम दिलों से याद करते हैं। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर है। मगर मुझे अपने इकलौते बच्चे से भी बहुत मोहब्बत है। इस दुनिया में वही एक मेरा नाम रोशन करने वाला है, मेरा नाम जिंदा रखने वाला है। अगर इस कत्ल का किसी को पता चल गया तो भारतीय पुलिस हमारे ख़ानदान के किसी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो हमें कानून के हवाले नहीं करेंगे। वो हमें यहाँ के मुतासिब हिंदू के हवाले कर देंगे, जो मुझे और मेरे इकलौते बेटे और उसके बच्चों को कत्ल कर देंगे। मेरी बहू को अगवा करके ले जाएंगे। मुसलमानों का ऐसा कत्लेआम इस इलाके में तकसीम के वक्त बहुत हो चुका है। मैं अपनी बीवी को लेकर मलिर कोटले चला गया था। वहाँ से इस बस्ती में आकर बस गया। उस वक्त मेरे इकलौते बेटे की उम्र 2 बरस थी। मैंने शाहजी का हाथ अपने हाथ में लेकर अकीदत से बोसा दिया और कहा, मेरे मोहतरम, आप यकीन करें, आपके ख़ानदान का अमन तबाह नहीं होगा। आपका घर आबाद रहेगा। मैं लाश को लेकर अभी यहाँ से जा रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस बस्ती से बाहर निकलने का सबसे महफूज रास्ता कौन सा है। शाहजी ने मुझे एक रास्ता समझा दिया। मैंने लाश की बोरी को कंधे पर डाला, शाहजी को आखिरी बार अकीदत व एहतराम भरी निगाहों से देखा और डेवड़ी से निकलकर अंधेरी गली में आ गया। उन्होंने मुझे जो रास्ता बताया था वो गली की दूसरी तरफ से रेलवे स्टेशन से आगे एक गंदे नाले के करीब जा निकलता था। यह रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था और मुझे सारी बस्ती की गलियों में से नहीं गुजरना पड़ता था, बल्कि 10-15 कदम चलने के बाद बाएं जानिब एक गिरे हुए बोसीदा मकान के सहन से निकलने के बाद ही मैं खुले खेतों में आ गया था। खाल के करीब से गुजर रहा था कि एक कुत्ता भौंका। मैं ना रुका। लाश बोरी में बंद मेरे कंधे पर थी। मैंने उसे अपने सर पर इस तरह उठा लिया जैसे गेहूं वगैरह लेकर दूसरे गांव जा रहा हूँ। रेलवे स्टेशन की बत्तियां मेरी बाएं जानिब रह गई थीं। मैं लाश को खाल या किसी कुएं में नहीं फेंकना चाहता था। ऐसी सूरत में बदबू की वजह से लाश बाहर निकाल ली जाती है और जब इलाके की पुलिस को मालूम होता है कि उनका खुफिया आदमी था जो कत्ल हो गया है, तो इस बस्ती के हिंदुओं को तो पुलिस कुछ न कहती है, मगर शाहजी पर ज़रूर आफत टूट पड़ती है।
चुनाचे में सबसे पहले उस लाश को किसी ऐसे तरीके से ठिकाने लगाना चाहता था कि किसी को उसकी हड्डियां भी ना मिल सकें। शाह साहब के घर से निकलते वक्त मैंने उनसे एक तरकारी काटने वाली छुरी लेकर अपने पास रख ली थी। यह छोटे चाकू के साइज की छुरी थी। बोरी सर पर उठाए मैं बस्ती के खेतों से निकलकर रेलवे लाइन पर आ गया। मेरी एक जनेब कुछ फासले पर छोटे से रेलवे स्टेशन के सिग्नल की लाल बत्ती जल रही थी और दूसरी जानब रेलवे लाइन अंधेरे में दूर जाकर डूब गई थी। मैं रेलवे लाइन पार करके उसकी दूसरी तरफ चला गया। उधर ढलान थी, आगे गढ़ों में सरकंडे उगे हुए थे। यहाँ सरकंडों के पीछे बैठकर मैंने बोरी को खोला। पहला काम यह किया कि लाश का सर काट कर अलग कर डाला। अब लाश की शनाख्त मुश्किल थी। कटी हुई गर्दन वाली लाश को मैंने आगे जाकर रेलवे लाइन के दरमियान में डाल दिया और उसका सर बोरी में लपेट कर बगल में दबाया और रेलवे लाइन से हटकर खेतों में चलने लगा। रात तारीख थी, खेत भी अंधेरे में डूबे हुए थे। मैंने एक खेत में देखा कि पानी देने के बाद वहां जमीन नरम और गीली हो गई थी। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था। मैं खेत के दरमियान में जाकर बैठ गया, लाश के सर वाली बोरी पास ही रख ली और छुरी से जमीन खोदनी शुरू कर दिया। जमीन गीली और नरम थी। 10-15 मिनट में ही कोई 2 फुट गहरा गड्ढा मैंने खोद लिया था। जब गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने खुफिया पुलिस वाले हिंदू का सर बोरी समेत गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी भरनी शुरू कर दी। मिट्टी को मैंने खूब अच्छी तरह से दबाया। जमीन की सतह हमवार हो गई तो इस तरह उल्टे पांव खेत से बाहर निकला कि पीछे हटते हुए हाथों की मदद से अपने पांव के निशान मिटाता चला गया। रेलवे लाइन पर आकर पटरियों के दरमियान में सुकड़ी पड़ी सर कटी लाश को छूकर देखा। मेरी तसल्ली हो गई कि पिछली रात को जब ट्रेन इसके ऊपर से गुजरेगी तो इस सर कटी लाश के ऊपर खदशे उड़ जाएंगे। लाइन पर मैंने लाश को इसलिए नहीं डाला था कि इंजन की रोशनी में ड्राइवर को लाइन पर पड़ी हुई लाश दिखाई दे सकती थी और चूंकि अभी ट्रेन स्टेशन से निकल रही होगी वह उसे खड़ी कर सकता था। लेकिन लाइन के दरमियान में पड़ी हुई लाश दूर से ड्राइवर को नजर नहीं आ सकती थी। अब सवाल ये पैदा होता था कि मैं इतना वक्त कहाँ गुजारूं और ट्रेन रात के 3:30 बजे आ रही थी। अगर खेतों में जाता हूँ तो वहाँ यह डर था कि मुझे नींद आ गई तो ट्रेन निकल जाएगी और दिन के वक्त खुफिया पुलिस के आदमी अपने खुफिया आदमी की खबर लेने या उससे कोई इतला हासिल करने वहाँ आ सकते थे। मुझे हर हालत में रातों रात इस जगह से आगे निकल जाना चाहिए था। अगर रेल की पटड़ी के साथ पैदल चलना शुरू करता हूँ तो कुछ मालूम नहीं था कि गाड़ी अगले स्टेशन पर खड़ी भी होती है कि नहीं। अगरचे ये पैसेंजर ट्रेन थी, लेकिन मैंने अक्सर यह देखा था कि रात के वक्त जो पैसेंजर ट्रेनें भारत में चलती थीं वो कई छोटे देहाती स्टेशन छोड़ जाती थीं। मेरे लिए बेहतर यही था कि मैं वहीं किसी जगह छुप कर पड़ा रहूं और उसी स्टेशन से ट्रेन पकड़कर आगे निकल जाऊं। मैं खेतों में चलता स्टेशन के करीब आकर एक जगह रुक गया। प्लेटफार्म खाली था। खंभों पर कहीं कहीं बत्तियां जल रही थीं, मगर उनकी रोशनी ज़्यादा नहीं थी। प्लेटफार्म की एक ही छोटी सी डेवड़ी थी। गेट पर कोई चेकर नहीं था। डेवड़ी में खिड़की थी जहाँ से मुझे दिल्ली का टिकट लेना था। उस खिड़की में अंधेरा छाया था। टिकट बाबू को ट्रेन के आने से 1 आध घंटा पहले वहाँ आना था। डेवड़ी में मुझे एक आदमी दीवार के साथ लेटा हुआ दूर से नजर आ रहा था। अगर मैं भी स्टेशन की डेवड़ी में जाकर बैठ जाता हूँ या खाली प्लेटफार्म के बेंच पर लेट जाता हूँ तो यकीनी बात थी कि मैं वहाँ किसी की नज़रों में आ सकता था। हो सकता था ऐसा ना हो, लेकिन मेरे खदशे बहुत शदीद थे और नफसियाती तौर पर उनका मुझ पर असर था। खुफिया पुलिस वाले के सर की मुझे फिक्र नहीं थी। वो अगर फसल बोने के वक्त बरामद हो भी जाए तो उस वक्त तक चेहरा मसक हो चुका होगा और वो पहचाना नहीं जा सकेगा। मुझे उसकी लाश की तरफ से थोड़ी सी बेचैनी जरूर थी। ये लाश रेलवे लाइन के दरमियान में स्टेशन से 1.5 फरलांग दूर पड़ी थी। कहीं उसे कुत्ते भंबोड़ते हुए खींचकर बाहर न ले जाएं। लाश को अगरचा मैंने इस काबिल नहीं छोड़ा था कि उसके बारे में यह तय किया जा सके कि यह मुसलमान की है या किसी हिंदू की है। इसके बावजूद बस्ती के करीब किसी सरकटी लाश का मिलना और खुफिया पुलिस वाले का उस बस्ती में गुम होना, यह दोनों कड़ियाँ आपस में मिलकर बस्ती के वाहिद मुसलमान बुजुर्ग शाहजी पर कोई आफत ढा सकते थे। तो क्या मैं लाश को 1 मील आगे जाकर डाल दूँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यही सोचता हुआ मैं रेलवे स्टेशन के सामने वाले खेतों में एक तरफ फसल की ओट में बैठ गया। यह शायद ज्वार की फसल थी और उसने एक दीवार से खड़ी कर दी थी। थोड़ी देर बाद मैंने रेलवे के एक चौकीदार को देखा जो नेकर पहने डंडा हाथ में लिए ऐसे चल रहा था जैसे नींद में हो। फिर वो डेवड़ी में जाकर गायब हो गया। दूर अम्बाला को जाने वाली रेलवे लाइन पर एक सिग्नल की सुर्ख बत्ती देर से जैसे मुझे घूर घूर कर तक रही थी। उधर से दिल्ली या पानीपत जाने वाली गाड़ी को आना था।
शाहजी ने कहा था कि पैसेंजर ट्रेन कभी कभी सिर्फ पानीपत तक जाती है और आगे दिल्ली के लिए दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ती है। मेरे पास घड़ी नहीं थी, सिर्फ अंदाज़ा था कि रात के 9 बजने वाले होंगे। अभी गाड़ी आने में 6.5 घंटे बाकी थे। यह सारा वक्त मुझे खेत के किनारे बैठकर गुजारना था। मैं उठकर इधर उधर चल फिर भी सकता था, लेकिन ऐसा करने में खतरा था। मुझे मेरी मशकूक हालत में चलते फिरते देखकर किसी चौकीदार वगैरह को शक पड़ सकता था। अगर मैं प्लेटफार्म पर जाकर बैठ जाऊं तो मुझे कोई नहीं पूछेगा कि मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं। चुनाचे में उठकर प्लेटफार्म की तरफ चल पड़ा। प्लेटफार्म सामने ही था। रेलवे लाइन पार करके मैं प्लेटफार्म पर चढ़ गया और स्टेशन की ड्योढ़ी के सामने बैठने की बजाय दूर एक खाली बेंच पर जाकर बैठ गया। पगड़ी को मैंने देहातियों की तरफ वैसे ही सर के गिर्द लपेट रखा था। भूख मुझे बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ सिगरेट की शदीद तलब महसूस हो रही थी। लेकिन हमें तरबियत ऐसी दी जाती है कि हर किस्म की तलब को हम जितने दिन तक चाहें दबा सकते हैं। मैंने गैर सरकारी तौर पर एक रजाकार की हैसियत से कमांडो की ट्रेनिंग ली थी। यह ट्रेनिंग इस कदर सख्त और जफाकश थी कि एक बार तो मैंने फैसला कर लिया था कि कमांडो नहीं बनूंगा, लेकिन मेरा दिल इस्लाम और वतन अजीज़ की मोहब्बत से सरशार था और मैं इस्लाम और वतन पाक के लिए ऐसी खिदमत अंजाम देना चाहता था जो आम डगर से हटकर हो और एक आम आदमी के बस में भी ना हो। मैं बेंच पर लेट गया। मैंने अपना एक बाजू सर के नीचे रखा हुआ था। नींद गायब थी। मैं दूर तक खाली प्लेटफार्म को देख रहा था। वही रेलवे का चौकीदार नेकर ऊपर चढ़ा था, डंडा हाथ में लिए ड्योढ़ी से एक बार फिर नमदार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता चलता मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो प्लेटफार्म के लाइन वाले इलाके के साथ साथ चल रहा था। मेरे सामने से गुजरते हुए उसने चेहरा घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैं अंधेरे में था और उसे देख रहा था। चौकीदार वहां रुक गया। शाहजी से ली हुई प्याज छीलने वाली छुरी मेरी जेब में थी। चौकीदार ने जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगाई और आगे चल दिया। मैंने इस तरीके से बेंच पर लेटे लेटे पहलू बदला कि मेरी नज़रें अब चौकीदार को जाते देख रही थीं। देहाती स्टेशन का ये मोहन्नी सा बेईमानी चौकीदार डंडा बगल में दबाए बीड़ी के कश लगाता जैसे नींद में चल रहा था। प्लेटफार्म के आखिरी किनारे पर जाकर वो वापस मुड़ा और बेरब्त कदम उठाता एक बार फिर मेरे सामने से गुजर गया। अगर मुझे नींद आ जाती तो मैं नीचे ही लेटा रहता, लेकिन नींद कोसों दूर थी। लेटे लेटे मैं थक गया तो उठ बैठा। कम बखत चौकीदार तंबाकू की खुशबू फिजा में छोड़ गया था, जिसकी वजह से मुझे सिगरेट की तलब सताने लगी। उस वक्त वहाँ सिगरेट वाले खोखे खुले होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यूं ही बड़ी मुश्किल से रात गुजरती चली जा रही थी। एक बार भी मैंने थोड़ी सी चहलकदमी की। खुदा जाने रात कितनी गुजर चुकी थी कि मेरे दिल में ख्याल आया कि लाश को चलकर एक नज़र देखना चाहिए। मैं प्लेटफार्म से उतरकर सामने वाले खेतों की तरफ चला गया, फिर खेतों के पीछे पीछे फसलों की ओट में होकर रेलवे लाइन के मुतवाज़ी चलने लगा। 1.5 फरलांग चलने के बाद मैं खेतों से निकलकर रेलवे लाइन पर आ गया। आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे। उनकी फीकी फीकी रोशनी में मुझे दूर से लाइन के दरमियान पड़ी लाश नजर आ गई। लाश को जैसे मैं रख कर गया था वैसे ही पड़ी थी। मैं अब उसके करीब नहीं जाना चाहता था। लाश को दूर से ही देखकर मेरी तसल्ली हो गई और मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस रवाना हो गया। मैं खेत की पगड़ नदी पर से गुजर रहा था कि मान किसी ने आवाज़ दी, कौन हो भाई तुम? मेरा दिल जोर से धड़क कर मामूल पर आ गया। पलट कर देखा, एक देहाती कंधे पर फोड़ा रखे करीबी सामने वाले खेत के किनारे खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। मैंने छाटू से नमस्कार किया और कहा, महाराज मुसाफिर हूँ, पिछले गांव से आया हूँ, करनाल वाली गाड़ी पकड़नी है। देहाती शायद खेतों में पानी लगा रहा था, फावड़ा चलाने लगा और बोला, गाड़ी तो अभी देर से आएगी। मैंने कहा, हाँ जी, स्टेशन पर जाकर बैठूंगा। राम राम है। मैंने अपना रुख उस पकड़ नदी की तरफ कर लिया जो सीधी लाइन की तरफ जाती थी। लाइन पार करके मैं वापस प्लेटफार्म पर आ गया और इस बार दूसरे बेंच पर बैठ गया। यह इंतज़ार मेरे सांप को जैसे अपने शिकंजे में लिए हुए था। एक एक सेकंड बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। मैं बार बार आसमान की मशरकी जानब देखता कि सुबह काज़िब कस्बे नमदार होती है। आखिर खुदा खुदा करके वो वक्त भी आ गया कि रेलवे स्टेशन में जो टिकट वाली खिड़की थी उसके पीछे किसी ने बटन दबाकर बत्ती रोशन की। एक कुल्ली ट्राली पर कुछ सामान रखे प्लेटफार्म पर नमदार हुआ। उसने ट्राली उसी तरह प्लेटफार्म पर एक तरफ खड़ी कर दी और साफा उतार कर सर पर हाथ फेरा और जमैया लेता ड्योढ़ी की तरफ चला गया। खिड़की अभी तक बंद थी, सिर्फ उसके शीशों में से रोशनी बहरा रही थी। मैं इस इंतज़ार में था कि कब खिड़की खुले और मैं जाकर टिकट खरीदूं।
मशरक़ की जानिब आसमान पर जो रात की तारीकी थी वो कफूर होना शुरू हो गई थी। डेवड़ी में कोई देहाती मुसाफिर बाहर से आकर बैठ गया और फिर खिड़की खुल गई। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर जेब से 10-10 के 3 नोट निकालकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता डेवड़ी की तरफ चलने लगा। टिकट वाली खिड़की तक पहुँचते पहुँचते मैंने फैसला कर लिया कि सेकंड क्लास का टिकट नहीं लूँगा। मेरा हुलिया आम देहातियों जैसा था और सेकंड क्लास का टिकट लेने से खामखा मुझ पर शक पड़ सकता था। कुर्सी के पीछे मुझे एक दुबले पतले मुनहनी से उधेड़ उम्र लाले की शिकल नजर आई, जो कुर्सी की पुष्ट से सर लगा शायद सो रहा था। मुझसे पहले एक देहाती ने टिकट के लिए बाबू को बुलाया तो वो जाग पड़ा। बड़ी बेदिली से उसने देहाती को टिकट दिया, पैसे नीचे डाले और मेरी तरफ देखकर बोला, पैसे लो, कहाँ जाना है? मैंने गंवारों जैसा हुलेजा बनाकर कहा, दिल्ली का एक टिकट दे दो जी, यह गाड़ी दिल्ली जाएगी ना? टिकट बाबू ने कहा, यह गाड़ी पानीपत तक जाएगी, वहाँ जाकर दिल्ली वाली गाड़ी पकड़ लेना। मैंने पैसे बढ़ा दिए, उसने थर्ड क्लास का टिकट दे दिया। बाकी पैसे लेकर मैंने जेब में रखे और आंखों के किनारे से आसपास देखता डेवड़ी के गेट पर आ गया। वहाँ कोई टिकट चेकर नहीं था। मैं प्लेटफार्म पर आकर एक खाली बेंच पर बैठ गया। टिकट वाली खिड़की में से मैंने अंदर कमरे में लगे क्लॉक पर वक्त देख लिया था। उस वक्त रात के 2:45 बज रहे थे। और इस छोटे से देहाती रेलवे स्टेशन के अजाब से निजात हासिल करने में अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया था। किसी न किसी तरह यह वक्त भी गुजर गया और फिर प्लेटफार्म पर किसी ने घंटी बजाई। इसका मतलब था कि ट्रेन आने वाली है। मुसाफिर ज़्यादा नहीं थे, 4-5 देहाती लोग थे जो अपनी गठड़ियों के पास बैठे हुए थे। मेरी नज़रें सिग्नल पर लगी थीं और उसकी सुर्ख बत्ती बुझ गई। सिग्नल गिर चुका था और जिस तरफ से ट्रेन आने वाली थी उधर उसकी बत्ती सब्ज हो गई थी। दूर से रेलवे इंजन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। मेरी जान में जान आ गई। फिर देव पेकर सियाफाम इंजन धुआं और भाप छोड़ता, छक छक करता प्लेटफार्म की ज़मीन को हिलाता प्लेटफार्म में दाखिल हो गया। ट्रेन रुकी तो कुछ मुसाफिर उतरे। मैं एक डब्बे में घुस गया। उस डब्बे के मुसाफिर ज़्यादातर सो रहे थे, रश ज़्यादा नहीं था। मैं बाएं जानिब खिड़की के पास बैठ गया। ट्रेन थोड़ी देर रुक कर आगे चल पड़ी। मैंने खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखा। ट्रेन अभी धीमी रफ्तार से खटाखट शोर मचाती चल रही थी। मुझे यह धड़का लगा था कि कहीं इंजन ड्राइवर लाइनों में पड़ी लाश को देखकर गाड़ी खड़ी न कर दे। मेरी सारी तवज्जो गाड़ी की रफ्तार पर मरकूज थी। मेरे हिसाब के मुताबिक लाश वाली जगह आने ही वाली थी। ट्रेन की रफ्तार कम होने की बजाय थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। इससे मुझे बड़ा हौसला हुआ। गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। ट्रेन लाश के ऊपर से उसके परखच्चे उड़ाती गुजर गई थी और किसी को पता ना चल सका था। मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए अपना सर दीवार के साथ लगा लिया। ट्रेन अब एक खास रफ्तार से भागी जा रही थी। मेरा मंसूबा कामयाब हो गया था। पहली बार मुझे शदीद थकन का एहसास हुआ और मुझे नींद आने लगी। डब्बे में सिर्फ एक बत्ती जल रही थी। तकरीबन सभी मुसाफिर सो रहे थे। मैंने भी आंखें बंद कर लीं और ट्रेन के झकोरों में मुझे भी नींद आ गई। जब आँख खुली तो दिन निकल आया था। डब्बे में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैली हुई थी और ट्रेन एक भूरे रंग के खुश्क मैदान में से गुजर रही थी। गाड़ी रातों रात रोक स्तर पर थोड़ी देर रुक कर आगे निकल चुकी थी। फिर करनाल का रेलवे स्टेशन आ गया। यहाँ सीआईडी वालों का खतरा था। मैं टॉयलेट में घुस गया। गाड़ी चली तो बाहर निकल आया। इसके बाद पानीपत का स्टेशन आया तो गाड़ी खड़ी हो गई। यहाँ से मुझे दूसरी गाड़ी पकड़नी थी। टिकट मैंने दिल्ली ही का ले रखा था। पानीपत का रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा था। यहाँ काफ़ी रश था। मैंने एक कुली से दिल्ली जाने वाली गाड़ी के बारे में पूछा और पुल अबूर करके दूसरे प्लेटफार्म पर आ गया। मेरी आंखें हर मुसाफिर को गौर से देख रही थीं। यहाँ पुलिस के सिपाही भी नजर आए, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ कोई तवज्जो ना दी। यहाँ से दिल्ली वाली गाड़ी तैयार होकर जाती थी। गाड़ी के कुछ डब्बे यार्ड में लगे थे। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी यार्ड में जाकर एक डब्बे में बैठ गया। पानीपत में ही मैंने फेरी वाले से रोटी और पकौड़े लेकर खाया। यहाँ से घटिया सिगरेटों का एक पैकेट भी खरीदा। कीमती सिगरेट खरीदने से मुझ पर खामखा शक किया जा सकता था। मैं डब्बे के बर्थ पर लेटकर सिगरेट पीने लगा। 1 घंटे बाद गाड़ी दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। यह भी पैसेंजर ट्रेन थी और रास्ते में हर जगह रुक जाती थी। शाम हो रही थी कि ट्रेन सहारनपुर पहुंच गई। मैं डब्बे में बर्थ पर लेटा रहा। यहाँ डब्बे में मुसाफिरों का काफ़ी रश हो गया। एक मुसाफिर ने मेरी बात पर भी अपना सामान ठूंस दिया। मैंने कोई एतराज़ ना किया और उठकर बैठ गया। यहाँ से गाड़ी चली तो हर स्टेशन पर रुकती मुजफ्फरनगर पहुंची। रात के 9 बज रहे थे कि मेरठ शहर का स्टेशन आ गया। यह जगह मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती थी। ट्रेन यहाँ काफ़ी देर रुकती थी।
इसलिए टॉयलेट में घुसने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं बर्थ पर यकड़ों बैठा रहा, खिड़की में से बाहर आते जाते लोगों को तकता रहा। कुछ सिपाही भी डब्बे के आगे से गुजर गए। मैं चुपचाप बैठा रहा। खुदा खुदा करके इंजन ने वसल दिया। गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन खिसकने लगी। अब आगे दिल्ली के दरमियान गाजियाबाद का ही एक बड़ा स्टेशन था, लेकिन छोटे छोटे कई एक स्टेशन थे जहाँ इस पैसेंजर ट्रेन को ज़रूर रुकना था। चूँकि रात हो गई थी, इसलिए मेरे तफक्कुरात कुछ कम हो गए थे। रात के पूरे 1 बजे ट्रेन दिल्ली के अजीमुशान स्टेशन के एक खामोश प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो गई। अब मेरे सामने सबसे बड़ा मसला लिबास तब्दील करने का था। मैं किसी देहाती लिबास में अपने मोती नगर वाले बंगले में दाखिल नहीं होना चाहता था। अगरचे मेरे बंगले में सिवाय चौकीदार के और कोई भी नहीं था, फिर भी मैं उस हिंदू चौकीदार पर यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं भेस बदल कर शिमला से वापस दिल्ली आया था। सवाल ये था कि रात के 1 बजे मुझे कमीज पतलून कहाँ से मिल सकती थी। मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि मैं टैक्सी लेकर अपने मोती नगर वाले बंगले तक जा सकता था। कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था कि जिसके घर जाकर कपड़े तब्दील कर लूँ। यह ख्याल भी परेशान कर रहा था कि स्टेशन पर कोई मुझे पहचान न ले। आखिर मैं भारतीय सरकार का एक अहम अफसर था। इस शहर में काफ़ी लोग थे जो मुझे जानते थे। अगरचे अम्बाला शहर के अजाब से खरिया से निकल आने की मुझे खुशी भी थी, ताहम अब अपने बंगले पर जाने की परेशानी भी लाहिक थी। मुसाफिर गठड़ियाँ और ट्रंक उठाए प्लेटफार्म से जा चुके थे। मैं अकेला वहाँ पुलिस या सीआईडी वालों की निगाहों में आ सकता था। चुनाचे मैं भी सीढ़ियों वाले पुल की तरफ चल पड़ा। वैसे मेरा हुलिया ऐसा था कि पहली नज़र में मुझे कोई मुश्किल ही से पहचान सकता था। मैंने इसका फ़ायदा उठाते हुए फैसला किया कि जैसे भी हो मुझे स्टेशन की फ़िज़ा से निकलकर अपने बंगले की तरफ चल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहरहाल ख़तरा था। मैंने 3rd क्लास के गेट पर ऊँघते हुए चेकर को तेकर थमाया और स्टेशन से बाहर निकल आया। इस शहर के बाज़ारों में से अच्छी तरह वाकिफ़ था। मैं उस तरफ चल पड़ा जिधर टैक्सियाँ खड़ी होती थीं। इससे पहले कि टैक्सी वाला मुझसे कोई सवाल करता, मैं दरवाज़ा खोलकर टैक्सी में बैठ गया और उसे कहा, मोती नगर की तरफ चलो भैया। टैक्सी थोड़ी देर बाद दिल्ली की कुशादा सड़कों पर दौड़ रही थी। आधी रात के बाद शहर की सड़कें तकरीबन खाली थीं। किसी वक्त कोई गाड़ी गुजर जाती थी। इमारतों में ज़रूर रोशनियाँ हो रही थीं। चौराहों की सिग्नल लाइट्स भी जगमगा रही थीं। मैंने जानबूझकर टैक्सी मोती नगर में एक पार्क के पास रुकवा ली। टैक्सी वाले को किराया दिया और पार्क के जंगले के साथ साथ चलने लगा। इन दिनों मैं अपने बंगले पर एक गोरखे चौकीदार को रखा हुआ था। रात काफ़ी बीत गई थी। मैंने दूर से अपने बंगले को देखा। मेरे बंगले के तमाम कमरों में अंधेरा था, सिर्फ लान वाली बत्ती जल रही थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरा गोरखा चौकीदार मुझे, एक देहाती आदमी के भेष में, मुझे बंगले में दाखिल होता देखे। बंगले के बड़े कमरे की चाबी मैंने लान में बरामदे के पास ही पाम के गमले के नीचे छुपा कर रख दी थी। मैं गार्डिनिया की बाड़ के साथ होता हुआ अपने बंगले के मेन गेट की तरफ आ गया। ये बात करीन क्या सी कि मेरी अदम मौजूदगी में चौकीदार आधी रात को मेन गेट पर पहरा नहीं दे रहा होगा, बल्कि वो यकीनी तौर पर अपने क्वार्टर में गहरी नींद सो रहा होगा। इस बात का डर भी था कि कहीं रात के राउंड पर फिरता हुआ कोई पुलिस वाला सामने ना आ जाए। मैं अपने छोटे से बंगले की बाड़ के कोने में रुक गया और गर्दन जरा सी निकाल कर देखा। बंगले का छोटा सा लान बिल्कुल खाली था। लकड़ी का छोटा सा जंगला था। सामने बरामदे में कोई नहीं था। चौकीदार गायब था। हालात को साजगार देखते हुए मैं बाड़ फलांग कर लाना और फिर बरामदे में आ गया। पाम के गमले के नीचे से चाबी निकाल कर दरवाजे का ताला खोला और ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही अंधेरे में दरवाज़ा पीछे बंद करके उसके साथ टैग लगाकर आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। मैं खुदा जाने कितनी मुसीबतों से बचकर अपने बंगले के पुरसकून माहौल में वापस आ गया था। बंद अंधेरे ड्राइंग रूम के नीम गर्म फिजा में मेरे असाब को बेहद सुकून मिला। मैंने दरवाजे की चटखनी लगा दी। ड्राइंग रूम की बत्ती बुझी हुई थी। खिड़कियों पर भी पर्दे खींचे हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ घुप अंधेरा था। मगर यह मेरा बंगला था। मैं इसके कमरों से खूब वाकिफ था। अपने कमरे में आते ही मैंने बत्ती जला दी। कमरा एकदम रोशन हो गया। मेरा पलंग उसी तरह लगा था। मेज़ पर गर्द की हल्की सी तेज जमी हुई थी। शेल्फ में किताबें वैसे ही रखी थीं। मैंने पहला काम यह किया कि फ़ौरन अपने देहातों वाले कपड़े उतार कर स्लीपिंग सूट पहना। गौसल खाने की बत्ती जलाकर अपना चेहरा देखा। मेरी दाढ़ी बढ़ आई थी। चेहरे का रंग ज़रा ज़रा सांवला हो गया था। चेहरा कुछ उतर भी गया था। मैंने मुँह हाथ धोया, बालों में कंघी फेरी। इतने में बाहर से चौकीदार की आवाज़ बुलंद हुई, कौन है अंदर? बाहर आ जाओ नहीं तो गोली चला दूंगा। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में से गुजर कर बाहर लान में आ गया।
सामने मेरा गोरखा चौकीदार हाथ में बंदूक ताने पोजीशन लिए खड़ा था। मुझे देखते ही उसने बंदूक नीचे कर लिया। सर, आप कब आया सर? मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया कि वो कहाँ मर गया था। अगर मेरी जगह कोई चोर बंगले में आ जाता तो कौन जिम्मेदार होता? चौकीदार ने कहा कि वो टहलते टहलते दूसरे बंगले की तरफ निकल गया था। वो मुझसे माफिया मांगने लगा और उसका टहलते टहलते दूसरे बंगले की तरफ जाना मेरे हक में बेहद सूदमंद साबित हुआ था। मैंने उसे वार्निंग दी कि अगर आइंदा उसने ऐसी हरकत की तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा।